Welcome to the Prep General IS, 5 December and Breakfast with the Hindu. PDF has been provided in Telegram group. Link is given in the channel description box. Today we will cover with the first Russian President Vladimir Putin visit to India in the light of India-Russia relationship. Next, we will deal with the two editorial. First by M.K. Narayanan related to India's challenges in the neighborhood, and second will be related to World Soil Day in the context of solving urban challenges to climate change and environment. And the next, the most important article will be Mahad Satyagraha by B.R. Ambedkar. And the next, again, India-Russia relationship. And the second most important article of the day will be Dhruv Portal and DGP. एंड आज के लिए बस यही टॉपिक है. एंड द आई विल डू ओनली दोज आर्टिकल रिलेवेंट फॉर द यूपीएससी. बाराती नहीं बनना है, दूल्हा और दुल्हन बनना है यूपीएससी के नाम के शादी में, भीड़ से अलग होकर. तो स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक है इन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का विजिट टू अटेंड 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट. जब ये तो 23rd है तो फर्स्ट हुआ था 2000 में एंड 22nd हुआ था 2024 में, जब पीएम मोदी रसिया को विजिट किए थे. 2020 में या 2022 में इसे कैंसिल किया गया था कोविड के कारण, और 2022 में यूएस प्रेशर था. दिस एनुअल समिट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इंडिया एंड रसिया हैज ए स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप, एंड दिस एनुअल समिट इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग मैकेनिज्म या प्लेटफॉर्म इसे बोल सकते हैं, जो कि इंडिया और रसिया के हाईएस्ट लीडर, जो वहाँ के प्रेसिडेंट, यहाँ के पीएम मिलकर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम करते हैं. इकोनॉमिक टारगेट है इंडिया रसिया का टू रीच $100 बिलियन टारगेट इकोनॉमिक ट्रेड बाय 2030. एंड डिफेंस कॉपरेशन, हाई लेवल डिफेंस डील लाइक न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स एंड S-400 मिसाइल सिस्टम, energy cooperation in the nuclear energy sector, and development of multimodal transport system like international north south transport corridor. Just for the some articles related to relationship. मेरा अपना पर्पस होनी चाहिए बस आर्टिकल्स निकाले ये कहीं से, कहानी नहीं, जो कि एग्जाम में यूज़ कर सके उस डेटा को या फिर उस पॉइंट्स को. सेकेंड is related to, in this article, M.K. Narayan is talking about challenges in the India's neighborhood, the uncertainty, and especially hostility in the eastern and western sector. In the in eastern sector, पाकिस्तान तो ऑलरेडी वेस्टर्न सेक्टर पे चैलेंजेस क्रिएट करता रहता है इंडिया के साथ. रिसेंटली क्या हुआ है कि बांग्लादेश का वेस्टर्न सेक्टर भी, इंडिया का ईस्टर्न सेक्टर बांग्लादेश के साथ भी कुछ सिचुएशन सही नहीं है. ओपन हॉस्टाइल पावर ऑन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक. देन जो पाकिस्तान में जब भी चैलेंजेस चल रहे हैं 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पाकिस्तान का जो मिलिट्री और पावरफुल होगा और मिलिट्री इंगेज करेगा मिलिट्रीली इंडिया को अपने चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए. राइजिंग मिलिट्री कंट्रोल, बांग्लादेश डिस्प्लेइंग विलिंगनेस टू इस्टेब्लिश वार्मर रिलेशनशिप पाकिस्तान. तो ये बस इस एडिटोरियल का दो ही पर्पस है कि इंडिया का वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर दोनों एक साथ हॉस्टाइल हो रही है. एक नया न्यू टाइप ऑफ चैलेंजेस क्रिएट हो रही है इंडिया के नेबरहुड में. सेकेंड है कि वर्ल्ड सॉइल डे इस्टेब्लिश्ड बाय, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वर्ल्ड सॉइल डे इस्टेब्लिश्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और थीम है हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज. इस तरीके इसका थीम जो है क्रिएट कर रही है कि इसका इंपॉर्टेंस है, सॉइल का क्या इंपॉर्टेंस, अर्बन लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए. तो अर्बन लाइफ में एक अनसंग हीरो के रूप में सॉइल काम कर सकता है. अर्बन चैलेंजेस जैसे कि फूड सिक्योरिटी से फाइट कर रहा है, क्लाइमेट चेंजेस से फाइट कर रही है, अर्बन हीट आइलैंड में कन्वर्ट हो चुका है. उससे फाइट करने के लिए सॉइल जो वेजिटेशन कवर होगा सॉइल में वो कार्बन
कार्बन सिंक के रूप में काम करेगा, कार्बन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। देन हीट आइलैंड में जो कन्वर्ट हो गया है शहर, उसे एक नेचुरल एयर कंडीशनर के प्रोवाइड कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट में ये है कैसे सॉल्व कर सकता है अर्बन चैलेंजेस को सॉइल। सेकेंड, अर्बन एक्टिंग लाइक ए स्पॉन्ज टू ऑब्जर्व रेनफॉल। जब रेनफॉल होगा तो अर्बन फ्लड आती है उसको प्रिवेंट कर सकता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज सप्लाई, ग्राउंड वाटर में रिचार्ज हो जाएगा, ऑब्जर्व कर लेगा रेनफॉल को। थर्ड, अर्बन हाल फिलहाल अर्बन एग्रीकल्चर भी प्रमोट हो रही है, तो अर्बन फूड सिक्योरिटी में भी हेल्प कर सकता है। फोर्थ, कांटेक्ट विद द नेचर। जब कोई भी हम वॉक करते हैं सॉइल में या सॉइल के साथ या नेचर के साथ रहते हैं, तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन से भी फाइट करने में हेल्प कर सकती है, जो कि एक अर्बन पीपल के बीच एक चैलेंजेस है। स्ट्रेस बढ़ रही है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रही है। एंड सॉइल इज द मोस्ट डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्स। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि नियरली थर्ड ऑफ द वर्ल्ड सॉइल आर डिग्रेडेड एंड स्पेशली द अर्बन सॉइल्स आर मोर कंटामिनेटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज कंस्ट्रक्शन एंड द लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। हर जगह कंक्रीट और एसफाल्ट बिछा हुआ है अर्बन एरिया में। तो सॉल्यूशन क्या है? ब्लूप्रिंट फॉर द एक्शन। एक्शन ये है कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करें, जो कंक्रीट को रिप्लेस करें सॉइल बेस्ड सॉल्यूशन से, जहाँ पर वेजिटेशन कवर हो। अर्बन एग्रीकल्चर को प्रमोट करें कम्युनिटी के बीच में, और ज़्यादा ग्रीनरी होगा। एडोप्टिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस like reducing chemical fertilizers, minimizing pesticides use, and planting native species, and protecting top soil with the mulching। मल्चिंग जो होता है, जो क्रॉप रेसिड्यू को सॉइल पे पर डाल देते हैं, जिससे कि टॉप सॉइल का इरोजन नहीं होता है, उसे मल्चिंग कहते हैं। नाउ इस आर्टिकल का इतना ही इंपॉर्टेंस है कि अर्बन को कैसे, अर्बन सॉल्यूशन जो क्लाइमेट चेंज से कैसे ये सॉइल दे सकता है। ये आर्टिकल कोई कहानी नहीं है, कोई इसका एक कहानी नहीं पढ़ना, इसलिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। महात सत्याग्रह, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द डे। महात सत्याग्रह क्या है कि 1920s में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, कंटेम्प्ट, अनटचेबिलिटी एंड डिनाइल ऑफ एक्सेस ऑफ स्पेशली द ड्रिंकिंग वाटर, उन्हें नहीं मिलता था। और लोअर कास्ट अनटचेबिलिटी को या फिर डेनाइल को या कंटेम्प्ट को या फिर अनडिग्निफाइड बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लिए थे एज ए पार्ट ऑफ लाइफ। ये स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी है। वो उस अनटचेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिए थे। फिर नेक्स्ट रिजोल्यूशन आता है 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा कि अलाउ किया जाना चाहिए पब्लिक, जो भी ऑल द पब्लिक वाटरिंग प्लेसेस है उसे हर किसी के लिए अलाउ करनी चाहिए। उस पर एक फिर चैलेंजेस आती हैं ब्राह्मणिकल की, उसका ऑपोजिशन होता है हायर कास्ट के द्वारा उस रिजोल्यूशन का। और क्योंकि ये चैलेंज कर रहा था ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को, उस समय कास्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। फिर क्या होता है, नेक्स्ट होता है कि बी आर अम्बेडकर महद को, जहाँ जिस एरिया में एक फाइट हुआ था दो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में, उस एरिया को बी आर अम्बेडकर चूजेज अ साइट फॉर द ह्यूमन राइट मूवमेंट। तो महद सत्याग्रह को, महद वाज अ प्लेस इन महाराष्ट्र, महद सत्याग्रह को बी आर अम्बेडकर ह्यूमन राइट मूवमेंट के लिए चूज करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट ह्यूमन राइट मूवमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पर पहले सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हो रही थी अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ पे ये कन्वर्ट होती है सोशल रिफॉर्म टू सिविल राइट मूवमेंट और ह्यूमन राइट मूवमेंट, शिफ्ट फ्रॉम द सोशल रिफॉर्म टू सिविल राइट मूवमेंट, कि हमें अधिकार चाहिए, डिग्निटी चाहिए, पब्लिक वेल को यूज करने का अधिकार चाहिए, रोड को यूज करने का अधिकार चाहिए। तो सिविल राइट या राइट बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ यहाँ से।
ये स्टार्टिंग हुआ 1927 में, 1927 में। इसका प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सत्याग्रह। बाय असर्टिंग द राइट ऑफ अनटचेबल्स ऑन ड्रिंक वाटर। फिर उसका ओपोजिशन हुआ अपर कास्ट के द्वारा। वायलेंस एक्टिविटी भी हुआ दो कास्टों के बीच में। इसी बीच में फोर्टनाइट जो एक पब्लिकेशन बी आर अम्बेडकर का था, ये हमेशा यूपीएससी या यूपीपीसीएस या बीपीएस में पूछा जाता है। बहिष्कृत भारत जो पब्लिश किए बी आर अम्बेडकर, उसी बीच में डिस्कस द डेमोक्रेटिक ट्रूथ एंड आइडियाल्स वाइल एम्फेसाइजिंग ह्यूमन राइट्स। इसी में उन्होंने डेमोक्रेटिक आइडियाल्स को डिस्कस किए हैं। फिर 1927 में एक अंबाजी टेम्पल सत्याग्रह भी हुआ था। किसके द्वारा? डॉक्टर पंजाब राव देशमुख। जब वायलेंट हुआ था दो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में, उसके बाद ये टेम्पल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। नाउ अब इस इशू को एनालाइज करते हैं। महत रिवोल्यूशन को एक इक्वेट किया जाता है फ्रेंच रिवोल्यूशन के साथ भी, कि हाउ इट हैज़ इवॉल्व्ड द आइडियाज इन इंडिया रिलेटेड टू डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, which has been instrumental in shaping the idea of India and ethics of constitution. This the idea evolved during the Mahat Satyagraha, got written in the constitution or became the ideas of India. जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन में आइडिया को ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आया, उसी तरीक़ा से यहाँ भी एक इंडियन कंटेक्स्ट में आइडिया आया, जैसे इक्वलिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट। यहाँ कास्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। तो क्वेश्चन है, इन मेनी वेज महत सत्याग्रह ऑफ 1927 कैन बी इक्वेटेड विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन शेपिंग द मॉडर्न आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। द सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट मूवमेंट लेड बाय बी आर अम्बेडकर। तो इसका मेन कंक्लूजन है 1927 में हुआ। फर्स्ट ह्यूमन राइट मूवमेंट था, गेव द आइडिया ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, इक्वलिटी, विच गॉट inscribed or written in or became the form in like equality, non-discrimination, article 15, abolition of untouchability 17। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी हो गया। एंड बी आर अम्बेडकर वन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फिगर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिटर्न में, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट, इंडिया रस रिलेशनशिप। इट हैज़ बीन time tested one that has greatly benefited our people। 23rd समिट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि रिसेंटली इंडिया का वाइल्ड ट्रेड है जो बिफोर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट 2% था, रिसेंटली 40% हो चुका है। और इंडिया का ट्रेड जो है रशिया के साथ $68 बिलियन करेंटली है। नाउ इंडिया अंडर यूएस प्रेशर और यू सैंक्शन धीरे धीरे वर्ल्ड को कम कर रहा है, अपने वर्ल्ड इम्पैक्ट को, इंपोर्ट को। फिर अगेन इंडिया का एक प्लानिंग है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का, इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें रसिया एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब से यूएसए का जो 50% टैरिफ है, इंडिया डाइवर्सिफिकेशन चाहता है अपने ट्रेड को, और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके। कौन कौन से कंट्रीज हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में? रसिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया एंड किर्गिस्तान। एक और पॉइंट है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रसिया का इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, स्पेशली द ऑयल इंपोर्ट्स एंड न्यूक्लियर। डिफेंस सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंस है इंडिया रसिया का इंडिया के लिए। स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कर रहा है इंडिया अपने चाइना के साथ, चाइना को भी बैलेंस में रखना है और यूएसए को भी बैलेंस में रखना है। तो एक रसिया के साथ लेकर इंडिया स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कर रही है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड कर रही है, डिफेंस सिक्योरिटी कर रही है, एनर्जी सिक्योरिटी कर रही है। और डिलेमा यह है कि अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कंटिन्यू रखना है, सॉवरेनिटी एंड ऑटोनॉमी। कुछ पॉइंट्स बस नोट करना है बस।
और दैट्स इट फॉर टुडे आर्टिकल। एंड नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट हैज़ ब्राउट लोकसभा सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 कैसे अनफोल्ड होती है नेक्स्ट न्यूज़पेपर में देखेंगे। अभी तो ये गवर्नमेंट ने बिल लाई है। सेकेंड, एक डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद इसे लाया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम में डायरेक्टली ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा। यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल इन्फॉर्म बताते हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, कि जुडिशरी में वैकेंट है जजेस का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4855 का वैकेंसी है, हाई कोर्ट में 297 का वैकेंसी है। ये वैकेंसी याद रखना है डेटा के रूप में, क्योंकि इसका यूज कर सकते हैं मेंस में जुडिशरी वैकेंसी, इसलिए 4.8 करोड़ पेंडिंग है अक्रॉस ऑल कोर्ट्स। ये पेंडिंग केसेस और वैकेंसीज बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो वैकेंसी को कैसे कितना जल्दी फिल कर सकते हैं, इस पे इशूज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज रिलेटेड टू ध्रुव पोर्टल एंड डीजीपी। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, क्योंकि ये टेक्निकल है, और यूपीएससी हमेशा टेक्निकल पूछता है जो कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा हटके हो। डिपार्टमेंट पहला, इसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लाया है थ्रू ड्राफ्ट अमेंडमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। इसी वीक लाने जा रही है अमेंडमेंट बिल। इससे क्या होगा, एक इंटरऑपरेबल स्टैंडर्डाइज्ड एंड यूजर सेंट्रिक एड्रेस सिस्टम, एक एड्रेस सिस्टम डेवलप होगा जिसका जो इंटरऑपरेबल होगा, जो ई कॉमर्स हो, डिलीवरी कंपनी हो, हर जगह वो उसका एक ही एड्रेस का यूज कर सकते हो, और स्टैंडर्डाइज्ड होगा। ये बेस्ड होगा डीजीपिन पे। जैसे आप समझ सकते हैं यूपीआई जैसे बेस्ड है, उसी तरीका से एक एड्रेस सिस्टम होगा। जैसे यूपीआई में एक यूपीआई होता है, उसी तरीका से एड्रेस सिस्टम होगा। एक बड़ा सा जो फिजिकल एड्रेस लिखते हैं उसकी जगह पर एक शॉर्ट डिजिटल टोकेनाइज्ड एड्रेस लिख सकते हैं। और इसमें एक जैसे एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसी तरीका से एक बॉडी सेटअप करेगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो इस एड्रेस को मैनेज करेगा। जैसे यूपीआई में एक यूनिक नंबर होता है, हर किसी का मोबाइल नंबर होता है, उसके बाद फिर @UPI। उसी तरीका से डीजीपिन जो है ये डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ये एक तरीका से हर एक 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक एक्सप्रेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड लैंग्वेज, हर एरिया का कोऑर्डिनेट है। जीपीएस कोऑर्डिनेट के रूप में एक यूनिक, हर एरिया का यूनिक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होगा, जो कि एक यूनिक होगा हर एरिया के लिए। उसी पे बेस्ड, जैसे एक मोबाइल नंबर, हर मोबाइल नंबर एक पर्सन का यूनिक नंबर होता है, उसी तरीका से डीजीपिन हर एरिया का कोऑर्डिनेट का यूनिक नंबर होगा। उस नंबर पे बेस्ड पे एड्रेस, जिसे कि मोबाइल पर एक एड्रेस, मोबाइल नंबर पर रिलेटेड यूपीआई एड्रेस बनता है, उसी तरीके से डीजीपिन से रिलेटेड ध्रुव पोर्टल एड्रेस बनेगा। तो ध्रुव एक प्लेटफॉर्म है जो डीजीपिन पर बेस्ड होगा। डीजीपिन एक यूनिक होगा हर एरिया का, मेन डीजीपिन पर ही बेस्ड होगा ध्रुव पोर्टल। डीजीपिन यूनिक होगा, जैसे मोबाइल फोन यूनिक होता है एक 10 डिजिट का यूनिक रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ऑफ द एरिया, एंड ध्रुव उसी डीजीपिन पे बेस्ड होगा एड्रेस दैट एंटिटी, और उस एड्रेस को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट पे, ई कॉमर्स पे, अमेजन पे, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फिजिकल। इतना बड़ा जो एड्रेस लिखते हैं उसकी जगह पे छोटा सा एक डिजिटल एड्रेस होगा। तो ये एक डिजिटल एड्रेस सिस्टम लाने के तैयारी में है, जिसका नाम, प्लेटफॉर्म का नाम है ध्रुव, जो बेस्ड होगा डीजीपिन पे। और डीजीपिन क्या भी ध्यान रखना है, और ध्रुव, और जैसे एनपीसी काम करता है उस एड्रेस को, या जो यूपीआई को हर जगह लिंक करके रखता है, हर जगह सारे प्लेटफॉर्म पर, पेटीएम पे, फोन पे एक ही यूपीआई काम करता है, जो कि मेन सोर्स एनपीसीआई है। उसी तरीका से डिजिटल एड्रेस के लिए एक बॉडी होगा, सेटअप किया जाएगा, वो सारे जो भी प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर शेयर किया जाएगा उस एड्रेस, ध्रुव एड्रेस को, उसे रेगुलेट करेगा। ये कंसेंट बेस्ड होगा, मतलब आप कंसेंट देके किसी पार्टिकुलर टाइम तक ही वो कंसेंट वैलिड होगा, उसके बाद फिर से कंसेंट लेना पड़ेगा उस एड्रेस को यूज करने के लिए। इसका इंपॉर्टेंस होगा कि ई कॉमर्स का इजी एक्सेस हो सकता है रूरल एरिया में, जहाँ पर एड्रेस
किसी भी घर का नहीं दिया होता है, कोई खास चिन्हित लोकेशन नहीं होता है उस एरिया में, रिमोट एरिया में, तो वहाँ पर ई कॉमर्स का इजीली एक्सेस हो जाएगा। ई गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट GS2 में पॉइंट ले सकते हैं कि टारगेटेड एंड इफिशिएंट सर्विस डिलीवरी पब्लिक एज वेल प्राइवेट सिस्टम में। ई कॉमर्स बूस्ट होगा रूरल डिलीवरी स्पेशली रूरल एरिया में। लीडरशिप इन डिजिटल गवर्नमेंट इंडिया का होगा। कंसेंट बेस्ड है, राइट टू प्राइवेसी भी रहेगा इसमें, ठीक है। फिर एक इससे रिलेटेड मेंस क्वेश्चन है, इंडियाज प्रपोज डिजिटल एड्रेस सिस्टम सच एज DGP and Dhruv have the potential to become a foundational layer of digital public infrastructure.